जय हिंद। आज हम लेकर आए हैं जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 3। जो भाग 1 में हमने 20 क्वेश्चन बताया था, भाग 2 में हमने क्या किया था 20, यानी 40 क्वेश्चन को हमने क्या किया है, यूपी बोर्ड में जो आएंगे हम उसको क्या किए हैं, बता दिए हैं। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं भाग 3 में, जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 41। अर्थात हमने क्या किया, इसको पार्ट वाइज बांट दिया। यानी भाग 1 में हमने 20 क्वेश्चन दिए थे, भाग 2 में हो गया 20 यानी 40। अब हम लेकर आए हैं क्या, 41वां क्वेश्चन, जो क्या है यूपी बोर्ड के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी बायोलॉजी का ये जो है हर साल पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो जो 41वां क्वेश्चन है वो क्या है, बीटी फसल क्या होता है, अर्थात बीटी फसल क्या होते हैं इसके बारे में। तो बीटी जो फसल होता है बायोटेक्नोलॉजी द्वारा क्या किया जाता है, इसको तैयार किया जाता है। अर्थात बीटी फसल जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें कीटनाशकों की क्या होती है, आवश्यकता नहीं होती। यानी जो कीड़े जो लग जाते हैं फसलों में, उसको क्या किया जाता है, इसकी छिड़काव की कोई जरूरतें नहीं होती है, ये डायरेक्ट फसल आ जाते हैं। अर्थात ऐसी फसल होती है जिसमें कीटनाशकों की क्या होती है, आवश्यकता ही नहीं होती है। अर्थात देख लीजिए, बीटी फसल जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार की गई एक ऐसी फसल होती है जिसमें कीटनाशकों की क्या होती है, आवश्यकता ही नहीं होती है। अर्थात बायोटेक्नोलॉजी द्वारा यह फसल तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बायोस्फीयर क्या है। बायोस्फीयर यानी जैवमंडल क्या है। तो जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग होता है जहां सभी सजीव क्या करते हैं, निवास करते हैं। अर्थात देखिए, कहने का मतलब है बायोस्फीयर जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है। यानी बायोस्फीयर का मतलब क्या हुआ, जैवमंडल। जैवमंडल किसे कहते हैं, तो जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जहां सभी सजीव क्या करते हैं, निवास करते हैं। इसमें क्या आते हैं, स्थल आ जाता है, स्थल मंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल क्या होते हैं, इसमें विद्यमान होते हैं। अर्थात इनमें जो होते हैं जल स्थल और वायु क्या होते हैं, तीनों विद्यमान होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। यानी बायोस्फीयर पृथ्वी का वह भाग है जहां सभी जीव निवास करते हैं। यह स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल में विद्यमान होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चर घातांकी वृद्धि के समीकरण को लिखिए। यह तो एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम पढ़ लीजिएगा कि चर घातांकी समीकरण को लिखिए। तो चर घातांकी जो समीकरण है वो क्या होते हैं, dn/dt इक्वल टू rn, जहां n क्या है, समय t यानी t समय में समष्टि घनत्व, और जो r है वो क्या है, प्राकृतिक वृद्धि की दर। अर्थात प्रकृति में कितनी वृद्धि दर हो रही है उसके बारे में बताता है। यानी ये इस वाला, यानी जो dn/dt है वो क्या है, r/n। ये क्या थे, भाग 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है इकोटोन क्या है। अर्थात इकोटोन किसे कहते हैं, तो दो पारितंत्रों के मिलने पर बना संक्रमण क्षेत्र जिसमें दोनों पारितंत्रों के जीव क्या होते हैं, मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। अर्थात पारितंत्र कहते किसे हैं, तो वातावरण का वह माहौल जहां पर जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच क्या करता है, संबंध बताता है, उसी को क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। अर्थात दो पारितंत्रों के मिलने पर बना संक्रमण क्षेत्र जिसमें दोनों पारितंत्रों के जीव क्या करते हैं, मिलते हैं, उसे इकोटोन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिएगा आप लोग, दलदल तथा ज्वालामुखी, ये क्या करते हैं, दोनों पारितंत्रों के जीव यहाँ पर मिलते हैं। अर्थात जैविक तथा अजैविक दोनों यहाँ पर क्या होते हैं, मिलते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन है पारितंत्र किसे कहते हैं, तो वह तंत्र जो वातावरण के जैविक तथा अजैविक घटक के बीच का क्या करता है, संबंध बताता है। अर्थात जैविक और अजैविक घटक के दोनों के बीच का क्या करता है, संबंध बताता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारितंत्र अर्थात इकोसिस्टम। और इसके जो इस शब्द को जो सबसे पहले प्रयोग किए थे वो थे एजी टैक्सलेन ने। कब किया था, 1935 ईस्वी में किया था। अर्थात पारितंत्र का जो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टैक्सलेन ने 1935 में किया था। इसके बाद आता है खाद्य जाल क्या है। तो प्रकृति में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने से
एक जटिल तंत्र का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं, खाद्य जाल। अर्थात जो प्रकृति में विभिन्न जो खाने और खाद्य पदार्थ हैं उनको मिलाने से एक श्रृंखला बन जाती है, और वही श्रृंखला क्या कहलाती है, खाद्य श्रृंखला। या ये क्या कर देते हैं, जैसे कहीं भी खाने होने का सामान है यानी खाद्य है, खाद्य पदार्थ है, तो क्या होंगे, एक एक को करते होंगे, उसका क्या बन जाएगा, एक सीरीज बन जाएगी, यानी एक श्रेणी बन जाएगी, एक श्रृंखला बन जाएगी। उसी खाद्य पदार्थ की श्रृंखला को क्या करते हैं, जटिल तंत्र का यानी एक जटिल सिस्टम का निर्माण कर देते हैं। उसी को क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है अपमार्जक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको तो एकदम में पढ़ लीजिएगा। अर्थात अपमार्जक किसे कहते हैं, तो अपमार्जक वो है, यानी अपमार्जक किसे कहते हैं, तो वे जीव जो कहते हैं कि तू मर हम तुमको खाएंगे। अर्थात वे जीव जंतु जो मरी हुई चीजों को क्या करते हैं, खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जो सबसे बड़ा है वो है गिद्ध और लकड़बग्घा। यानी ये दो जीव जो है मरी हुई, सड़ी यानी मरी हुई चीजों को क्या करते हैं, खाते हैं। अर्थात इनका कहना है कि तू मर हम तुमको खाएंगे। अर्थात ये क्या करते हैं, मरी हुई चीजों को खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। इसी तरह का खड़ी फसल क्या है, खड़ी फसल क्या होते हैं, तो वे फसल या वे पैदावार जो क्या करते हैं, पैदावार जो पूरी तरह से क्या हो गए हैं, तैयार हो गई हैं, लेकिन उनको खेतों से काटा नहीं गया है। अर्थात ये पूरी तरह से क्या है, पककर यानी तैयार हो चुकी हैं, बस काटने की क्या है, देरी है। अर्थात अभी उनको खेतों से काटा नहीं गया है, उन्हें क्या बोलते हैं, खड़ी फसल। अर्थात खेत की वह उपज या पैदावार जो तैयार हो गई हो लेकिन अभी कटी न हो, उसे क्या कहते हैं, खड़ी फसल कहते हैं। अर्थात फसल तो पूरी तरह से तैयार हो गया है लेकिन अभी उसको काटा नहीं गया, उसे क्या कहते हैं, खड़ी फसल। इसी तरह जैव विविधता को परिभाषित, पारितंत्र के कारण जीवों में यानी इकोसिस्टम के कारण जो जीवों में विभिन्नता पाई जाती है उसी को क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं। अर्थात इकोसिस्टम के अंतर्गत जीवों में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उसे क्या बोलते हैं, जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता की क्षति के दो कारण क्या हो सकते हैं, तो जैव विविधता की क्षति के दो कारण है, वो है अति दोहन और दूसरा है आवासीय क्षति। अर्थात अति दोहन हो जाए या फिर आवास में रहने की कमी हो जाए, उसी को क्या कहते हैं, जैव विविधता की क्षति कहते हैं। अर्थात ये भी क्या थे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है संकटग्रस्त जातियां क्या हैं। अर्थात संकटग्रस्त जातियां क्या होती हैं, तो ऐसी जातियां जो क्या हैं, समाप्ति के क्या है, कगार पर है, यानी भविष्य में इनका लगे कि अब ये क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगे, उन्हें क्या कहते हैं, संकटग्रस्त जातियां। वे जातियां जो भविष्य में विलुप्त होने के क्या है, कगार पर हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में देख लीजिएगा आप लोग, कस्तूरी हिरण। कस्तूरी हिरण जो है आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। उसी तरह एक आता है डोडो पक्षी, ये भी क्या है, समाप्ति के कगार पर है। इसी तरह बंगाल टाइगर भी है जो क्या है, समाप्ति के कगार पर है। तो इनको क्या किया जाता है कि इनको बचाकर रखा जाए, जो कि क्या होगी, भविष्य में इनकी प्रजातियां बढ़ती रहें। इसी तरह अगला जो है तप्त स्थल अर्थात हॉट स्पॉट क्या है, तो तप्त स्थल पृथ्वी पर उपस्थित वह क्षेत्र है जहां की प्रजातियां संकट में होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तप्त स्थल कहते हैं, यानी हॉट स्पॉट कहते हैं। अर्थात वे स्थल जहां पर प्रजातियां क्या हैं, संकट में होती हैं। जैसे पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट इत्यादि। यहाँ पर जो जीव जंतु जो रहते हैं यानी प्रजातियां रहती हैं वो कैसी रहती हैं, संकटग्रस्त, यानी उनको हर एक चीज का क्या करना पड़ता है, सामना यानी संघर्ष करना पड़ता है अपने जीवन के लिए, उन्हीं को क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट। इसी तरह राष्ट्रीय उद्यान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये देखिए हॉट स्पॉट, ये जो तीनों हैं बोर्ड की दृष्टि से क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय उद्यान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वह क्षेत्र जहां
जहाँ पर वन्य जीवों को क्या किया जाता है, संरक्षित रखा जाता है। अर्थात वे स्थान जहाँ पर जीव जंतुओं को क्या किया जाता है, संरक्षित रखा जाता है, संभाल कर रखा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। और यहाँ पर क्या होते हैं, शिकार खेलना, पशु चराना या खेती करना पूरी तरह से क्या है, निषेध है, यानी पूरी तरह से प्रतिबंध है। अर्थात देख लीजिए कि संकटग्रस्त जातियां क्या हैं, तो वे जातियां जो भविष्य में विलुप्त होने के कगार पर, यानी भविष्य में खत्म हो जाए, उन्हीं को क्या कहते हैं, संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। तप्त स्थल अर्थात हॉट स्पॉट क्या होता है, तो तप्त स्थल पृथ्वी पर उपस्थित वह क्षेत्र है जहाँ प्रजातियां क्या होती हैं, अपने जीने के लिए क्या करती हैं, संघर्ष करती हैं, उन्हीं को, जैसे में ये क्या है, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट इत्यादि। राष्ट्रीय उद्यान तो वन्य जीवों को जहाँ संरक्षित कर रखा जाता है उन्हें क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यहाँ पर पशु चराना, शिकार खेलना, ये सब क्या है, पूरी तरह से बाधित है। तो आइए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए। ये तो श्योर है, ये हर साल हर सेट में पूछता है। अर्थात उत्तर प्रदेश के लखीमपुर स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए, तो वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसको तो एकदम रट डालिएगा क्योंकि ये क्या है, श्योर है कि आएगा। अर्थात दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में क्या है, स्थित है। इसी तरह का रेड डाटा बुक क्या है, तो यह एक ऐसी किताब है जिसमें विभिन्न जो संकटग्रस्त जातियां हैं, अर्थात अभी संकटग्रस्त जातियां बताए थे क्या होती हैं, तो उनको क्या किया जाता है, श्रेणीबद्ध यानी श्रेणी क्रम में क्या किया जाता है, उसको लिखा जाता है। उसी को क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक। अर्थात यह एक ऐसी किताब है जिसमें विभिन्न संकटग्रस्त जीवों को श्रेणीबद्ध किया जाता है, अर्थात उनको एक सूची तैयार कर लिया जाता है और उनको क्या है, उनको बचाने का योजना की जाती है। उसी को क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक। इसी तरह से डीएनए के रासायनिक चाकू क्या है, ये भी क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थात ये जितने भी दिख रहे हैं ये क्या है, किसी न किसी सेट में जरूर आएंगे, एकदम श्योर है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम यानी REE को क्या कहते हैं, डीएनए का रासायनिक चाकू कहते हैं। ये भी क्या है, श्योर है। क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को ही क्या कहते हैं, रासायनिक, डीएनए का रासायनिक चाकू कहते हैं। इसी तरह का सहोपकारिता से क्या तात्पर्य है, तो इसमें जो दोनों सहभोगी होते हैं, यानी जो सहभोगी होते हैं, इनमें क्या होते हैं, दोनों को फायदा होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है लाइकेन। लाइकेन जो है वो क्या करता है, कवक और शैवाल के परस्पर क्या करते हैं, मिलने से किसका निर्माण हो जाता है, तो लाइकेन का हो जाता है। इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल है किसके, सहोपकारिता के। अर्थात इसके जो सबसे, तो ये भी क्या है, एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थात इसको भी देख लीजिएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तरों के नाम लिखिए। देखिए ऐसा क्या है ना कि बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, अर्थात ये भी क्या है, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या दिया, खाद्य श्रृंखला में पहले क्या दे दिया है, घास, घास के बाद क्या दे दिया, बकरी, बकरी के बाद मनुष्य। अर्थात घास, बकरी और मनुष्य, यानी घास को कौन खाता है, बकरी खाता है, और बकरी जो है तब वो मनुष्य खाता है कि नहीं खाता है। तो आइए देखते हैं। तो घास जो है ना उत्पादक है, क्योंकि ये हरे होते हैं, और जो भी हरे पेड़ पौधे हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। अर्थात घास क्या हो जाएगा, उत्पादक। इसके बाद इसके उत्पादक को खाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, उपभोक्ता, यानी जो हरी घास, हरे पेड़ पौधे जो हैं घास फूस खाते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। तो बकरी क्या है, घास खाती है, तो ये क्या होगी, प्राथमिक उपभोक्ता। इसके बाद मनुष्य जो है वो क्या होता है, द्वितीय या उच्च उपभोक्ता होता है, जो दोनों खाता है, या तो ये भी खाए यानी मांस भी खा सकता है, और हरी सब्जियां यानी पेड़ पौधे भी खा सकते हैं। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीय उपभोक्ता, जिसमें कौन आते हैं,
मनुष्य आता है, मनुष्य जो कि क्या है, सर्वाहारी है, मांस भी खाता है और सब्जी यानी हरी चीजें भी खाती है, तो खाता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, द्वितीय उपभोक्ता। अर्थात क्या होंगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है। अर्थात घास किसमें आएगा, उत्पादक, बकरी जो होगी प्राथमिक उपभोक्ता, और ये क्या होंगे, उच्च उपभोक्ता या द्वितीय उपभोक्ता। इसके बाद ये देखिए, ये तो एकदम श्योर है, ये वाला, इसको तो एकदम पढ़ लीजिएगा कि लिंडेमान का ऊर्जा प्रवाह संबंधी नियम क्या है। ये हर साल कोई ना कोई एक सेट में जरूर पूछेगा, तो इसको भी देख लीजिएगा आप लोग कि लिंडेमान ने सन 1942 में ऊर्जा संबंधी नियम दिए थे। इन्होंने दिया था क्या, ऊर्जा संबंधी नियम में कि 10% का दिया था। अर्थात जो होते हैं, पहला क्या होता है, उत्पादक होता है, दूसरा होता है उपभोक्ता होता है, इसके बाद द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। तो ये उपभोक्ता के अनुसार अपना नियम दिए थे कि प्रत्येक पोषी स्तर की लगभग 10% ऊर्जा अगले पोषी स्तर को क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। जैसे पेड़ पौधे हैं तो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, तो वो सूर्य से लेकर आते हैं प्रकाश की किरण, और क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। वो जो हरे पेड़ पौधे जो जीव खाते हैं, तो वो जो हरे पेड़ पौधे हैं उनमें का 10% एनर्जी किसमें चला जाता है, जो हरे पेड़ पौधे खाते होंगे। बाकी जो 90% है वो क्या करते हैं, अपने पास रख देते हैं। क्यों, क्योंकि और क्रिया करने के लिए। अर्थात देखिए कि ऊर्जा अगले पोषी, देखिए प्रत्येक पोषी स्तर की लगभग 10% ऊर्जा अगले पोषी स्तर को क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है, तथा 90% ऊर्जा पोषी स्तर की जैविक क्रियाओं में क्या हो जाती है, काम को करने में क्या होता है, व्यय हो, ऊर्जा तो चाहिए ही, तो उसके लिए क्या करता है, अपने पास 90% रख लेता है और 10% उसको अगले पोषी स्तर यानी जो उसको खाएगा उसको 10% एनर्जी उसको दे देता है। तो ये क्या थे, लिंडेमान के, ये ऐसे पूछता है कि लिंडेमान के 10% का नियम भी बताइए। ऐसे भी पूछ सकता है कि लिंडेमान के 10% संबंधी नियम क्या है, तो ये वही थे। इसके बाद आता है पारिस्थितिक तंत्र में मनुष्य का पोषक स्तर क्या है। तो देखिए मनुष्य क्या है, सर्वाहारी है ना, यानी मनुष्य सर्वाहारी होता है। यह पारितंत्र के प्रत्येक स्तर से क्या करता है, भोजन करने में समर्थ है। अर्थात मनुष्य जो है सर्वाहारी होने के कारण जो क्या था, पारितंत्र के प्रत्येक स्तर से क्या कर लेगा, अपना भोजन करने में समर्थ है। अर्थात ये जो थे, हमने 60 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं, जिसको हमने क्या किया था, 3 पार्टों में लेकर आए थे। फर्स्ट भाग में 20 क्वेश्चन, सेकेंड में क्या किए थे 20, और थर्ड में हमने क्या किया 60। अर्थात ये क्या थे, भाग 3 थे। अर्थात ये तीसरा भाग था जो कि क्या थे, ये 60 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्या है, बोर्ड की दृष्टि से एकदम श्योर है, जो कि हर साल कोई ना कोई सेट में जरूर पूछेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।